गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्लेटफॉर्म दैट इज द फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। बच्चों आज आप लोगों के लिए एक बिग अनाउंसमेंट है, एक खुशखबरी है, तो जानते हैं वो क्या है। बच्चों फाइनली क्लास 9th एंड क्लास 10th की साइंस मैं लेने जा रहा हूं आपकी, एंड मैथ्स आपकी पीएस मैम लेंगी रिगार्डिंग क्लास 9th एंड 10th। ऑब्वियस 11th एंड 12th मैं ही लेता हूं, और किस डेप्थ में चल रहा है 11th एंड 12th आप लोग सभी जानते हैं, बात समझ में आ रही है। तो बच्चों आज से हम क्लास 9th शुरू करने जा रहे हैं एंड पैरेलली आपकी क्लास 10th भी चलेगी। तो जल्दी से बच्चों आप लोगों को ये न्यूज सब अपने फ्रेंड्स, अपने स्कूल, अपने कलीग्स को ये पहुंचानी है ताकि सब लोग इस चीज का बेनिफिट उठा सकें, बात समझ में आ रही है। तो चलिए आज से क्लास 9th स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों क्लास 9th स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिलेट कर दूं आपको क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th एंड क्लास 12th। बच्चों क्लास 9th में आप जो पढ़ते हैं एकदम बेसिक साइंस पढ़ते हैं, एंड ये बेस जो है आपका ठीक क्लास 11th में रिपीट होता है। जो चैप्टर्स आप क्लास 9th में पढ़ते हैं वही चैप्टर आप क्लास 11th में पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ते हैं 11th में, वो तो पढ़ते हैं एक्स्ट्रा। मींस क्लास 9th आपका एक बेस बनाता है क्लास 11th के लिए। इन अ सिमिलर मैनर क्लास 10th आपका बेस बनाता है क्लास 12th के लिए। कैसे बोल सकते हैं हम, किस बेस पे बोल सकते हैं बच्चों सुनिए। क्लास 10th आप किस टाइप के चैप्टर्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इस टाइप के चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 10th में। एंड याद कीजिए क्लास 12th का सिलेबस उठा के देखिएगा, वहां अगेन आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, वहां अगेन मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, कुछ चैप्टर एडिशनल ऐड होते हैं वहां एसी, करंट, इस टाइप के चैप्टर्स आपको क्लास 12th में देखने को मिलेंगे। इट मींस आपका क्या क्लास 12th, क्लास 10th क्या है, बेस है आपके क्लास 12th का। इन अ सिमिलर मैनर क्लास 9th बेस है आपका क्लास 11th का। कैसे, अगेन सुनिए, क्लास 9th में आप पढ़ते हैं क्या, मोशन, लॉज ऑफ मोशन, बात समझ में आ रही, इस टाइप के चैप्टर पढ़ते हैं। अगेन क्लास 11th में याद कीजिए मैकेनिक्स, वही वेज, पुली, इस टाइप की सारी चीजें जो बेस है आपका 9th, वही सब, यानी हम क्या बोल सकते हैं 9th आपका बेस है क्लास 11th के लिए। वेरी सिमिलर टॉपिक्स, बात समझ में आ रही है। तो इतना ये बताना बहुत जरूरी था, काफी फैकल्टी आपको ये रिलेट करके नहीं बताते हैं, मेरा काम था आपको बताना। तो सीरियसनेस समझिए आप क्लास 9th की, आप क्लास 9th पढ़ रहे हैं मतलब आप क्लास 11th के लिए बेस बना रहे हैं, बात समझ में आ रही है। सिमिलरली क्लास 10th के लिए भी सेम चीज लागू होती है। तो बच्चों विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से आपका साइंस, क्लास 9th की साइंस। तो बोर्ड पे देखिए बच्चों, अभी पेन वगैरह छोड़ दीजिए, कुछ भी नोट नहीं करना है। तो साइंस क्लास 9th की हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। साइंस की अगर मैं बात करूं तो आपके एनसीईआरटी की अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो उसमें आपके चैप्टर जो हैं चैप्टर 1 से कहां तक, चैप्टर 15, यानी 15 चैप्टर आपके साइंस सब्जेक्ट में हैं, बात समझ में आ रही है। अगर हम इसे ब्रॉड क्लासिफाई कर रहे हैं इस साइंस को, इसको ब्रॉडली हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज योर केमिस्ट्री, द फर्स्ट वन इज योर केमिस्ट्री, द सेकेंड वन इज योर बायोलॉजी, द थर्ड वन इज योर फिजिक्स। बोर्ड पे देखिए, पेन वगैरह छोड़िए, समझते जाइए। अभी केमिस्ट्री शुरू के आपके क्या 5 चैप्टर, शुरू के आपके नॉट 5, 4 चैप्टर, चैप्टर 1 to चैप्टर 4 आपके क्या हैं, केमिस्ट्री के हैं। उसके बाद चैप्टर 5 से चैप्टर 7 तक आपकी बायोलॉजी, यानी 5, 6, 7 3 चैप्टर यहाँ हैं, 4 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं, बचे हुए आपके फिजिक्स के। चैप्टर 8 से चैप्टर 15 आप फिजिक्स, बात समझ में आ रही है। तो ये है आपका ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ योर साइंस। तो यहाँ पे बच्चों आपके कहीं स्कूल में, काफी स्कूल्स में क्या किया जाता है, पूरी केमिस्ट्री चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 सिस्टमैटिक वे में पढ़ाया जाता है। देखिए पूरी केमिस्ट्री पढ़ते हो आप, फिर जाके ये पढ़ते हो, जब जाके फिजिक्स पढ़ते हो तब तक आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी भूल चुके होते हो, बात समझ में आ रही है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कुछ चैप्टर यहाँ से उठाएं, 1-2 चैप्टर यहाँ के पढ़ें, 1-2 चैप्टर यहाँ के, 1-2 चैप्टर यहाँ के, तीनों ब्रांच को हम पैरेलली लेके चलें।
क्या आपको बात समझ में आ रही है? ड्रॉबैक क्या है? अगर हम एनसीईआरटी के चैप्टर 1 2 3 4 5 6 इस वे में पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम यह है कि आप लोग पीछे का भूलते जाएंगे। मीन्स आप केमिस्ट्री खत्म भी कर चुके हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो और जब एग्जाम आएगा केमिस्ट्री गुल हो चुकी होगी। बात समझ में आ रही है? तो ये प्रॉब्लम है, इसको अवॉइड करने के लिए हम कैसे डील करने जा रहे हैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। बात समझ में आ रही है? तो स्टार्ट करें बच्चों आज की क्लास। तो बच्चों आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला चैप्टर, वो भी फिजिक्स से। जी हाँ, हम फिजिक्स का पहला चैप्टर दैट इज द चैप्टर 8 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला चैप्टर आपका क्या है, आपको मालूम है या नहीं? देखिए, इसमें भी कुछ चैप्टर आगे पीछे हम डेफिनेटली लेंगे। इस फिजिक्स में भी हो सकता है चैप्टर 10 पहले करें, चैप्टर 8 बाद में। ऐसा क्यों? अगर चैप्टर 10 बेस बन रहा है नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए तो मुझे पहले वही लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? और फर्स्ट टाइम आप फिजिक्स के कुछ फंडामेंटल्स, कुछ फैक्ट से फैमिलियर होने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मोशन की बात करूं, क्या होता है मोशन आपको नहीं पता, फर्स्ट टाइम आप समझेंगे मोशन क्या होता है, फैमिलियर होंगे। तो फर्स्ट टाइम आप ये साइंस से रूबरू होने जा रहे हो, फैक्ट से रूबरू होने जा रहे हो। तो कुछ चैप्टर स्टार्टिंग के हो सकता है टफ है, तो मैं शुरू में उसको एलिमिनेट करके पहले आपका मेंटल लेवल, आपके माइंड का लेवल के हिसाब से मैं कुछ चैप्टर पहले इसे स्टार्ट कर सकता हूँ, फिर बाद में स्टार्ट कर सकता हूँ दूसरे चैप्टर को। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आ रही है? शो। तो चलिए बच्चों पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं आपके फिजिक्स। आइए बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर दैट इज द मोशन। चैप्टर 8 है आपकी एनसीईआरटी बुक में। दिस इज योर चैप्टर 8। हेडिंग डाल सकते हैं मोशन। बात समझ में आ रही है? समझिए बच्चों, सबसे पहले नाम है चैप्टर का मोशन, तो आपको मतलब पता होना चाहिए मोशन का मतलब क्या है। मोशन का मतलब बच्चों कोई भी बॉडी, मोशन का मतलब अगर हम डायरेक्टली बोले इट इज द अपोजिट ऑफ रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है यानी दैट इज नॉट इन मोशन। यानी मोशन मींस मूवमेंट हो रहा है, मूव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? अब वो रिलेटिव मूव करे या एब्सोल्यूट मूव करे वो बात की बात है। इन टर्म्स का मतलब क्या है वो भी बात की बात है, बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो सिंपल सा मतलब अगर हम कहें कोई भी चीज मूव कर रही है यानी वो मोशन में है, अगर वो रुकी है यानी वो क्या है, मोशन नहीं कर रही है। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल डेफिनेशन अगर हम लिखें मोशन की तो हम बोल सकते हैं मोशन मींस मोशन इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट एट रेस्ट। रुका नहीं है यानी वो चल रहा है। बात समझ में आ रही है? सिंपल बेसिक डेफिनेशन। तो मोशन में अगर आप कोई एग्जांपल सोचिए जरा, बहुत सारे एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं। लाइक आपकी चिड़िया फ्लाई कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह पोजीशन चेंज कर रही है, मूव कर रही है, आगे बढ़ रही है। बात समझ में आ रही है? आपकी चिड़िया, आपकी कार, आपके एरोप्लेन। बात समझ में आ रही है? इवन आपकी ब्लड वेसल्स, ये देखिए यहाँ पे नसें होती हैं आपके हाथों में, क्या वेन्स एंड आर्टरीज होती हैं, इनसे ब्लड फ्लो हो रहा है। फ्लो हो रहा है मींस ब्लड इज इन मोशन। बात समझ में आ रही है? ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं? मोशन के एग्जांपल हैं। और एग्जांपल्स अगर हम लें, आपके एटम्स, आपके मॉलिक्यूल्स, आपके प्लैनेट्स, आपके स्टार्स, आपकी गैलेक्सीज, मिल्की वे गैलेक्सी एंड ऑल डिफरेंट गैलेक्सीज, सारे के सारे क्या है? मोशन में है। इवन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो आपकी अर्थ, आपकी जो धरती है वो भी किसमें है? मोशन में है। बाद में समझेंगे, आपको लगता है रुकी हुई है लेकिन ऐसा नहीं है, इट इज ऑल्सो इन मोशन। फिलहाल के लिए हम सब रुका ही मानेंगे धरती को, फिलहाल के लिए। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे के सारे जो मैंने बोले क्या है? एग्जाम्पल ऑफ मोशन है। क्लियर है? सुनिए, तो मैं थोड़ा सा जो लाइन मैंने बोली मैं लिख देता हूं ताकि आपके नोट्स भी साथ ही साथ प्रिपेयर हो जाएं। क्या बोला मैंने? आपकी एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल्स अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पे देखिए। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपके क्या, आपकी फिश, आपकी बर्ड, क्लियर है, आपकी कार, आपकी ट्रक, आपकी बाइक, आपकी वेन्स, ब्लड इन वेन्स एंड आर्टरीज, ब्लड इन वेन्स एंड स्पेलिंग देख लेना, एंड आर्टरीज आर इन मोशन,
आर इन मोशन। बात समझ में आ रही है? और क्या एग्जांपल मैंने बताए? आपके एटम बहुत सारे हो सकते हैं, इतने ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत हो सकते हैं। आपके एटम्स, आपके मॉलिक्यूल्स, आपके प्लैनेट्स, आपकी गैलेक्सीज, एसेट्रा एसेट्रा ETC क्या आर इन किसमें? मोशन में। बात समझ में आ रही है? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोशन। इतनी बात क्लियर है? अब बच्चों कहीं पे देखिए, अब मोशन आपने, अगर आप ध्यान से इन एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपने मोशन में है कैसे बताया? आपने मोशन में है ऐसे बताया कि जब कोई ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल कार अभी यहाँ थी, थोड़ा देर में यहाँ पहुंच गए, तब आपने कहा हाँ कार मोशन में होगी, तभी तो यहाँ से यहाँ पहुंची। तो आपने कहा कार मोशन में है। आपने जाने अनजाने आपने एक फैक्ट यूज कर लिया बैक ऑफ माइंड से। क्या यूज किया? वो ये यूज किया, यदि आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी आपने टाइम को रेफरेंस मान लिया। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही तो आपने कहा क्या? दैट इज इन मोशन। फॉर एग्जाम्पल आपकी बर्ड, चिड़िया की पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने बैक ऑफ माइंड में समझ लिया कि बैक ऑफ माइंड में क्या समझा कि टाइम के साथ चिड़िया की पोजीशन चेंज हुई है, दैट मींस इट इज इन मोशन। सिमिलरली आप कुछ भी ले लीजिए, आपकी कार ले लीजिए, आपकी फिश ले लीजिए, मछली पहले यहाँ पे थी पानी में, अब यहाँ पहुंच गई, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसने पोजीशन चेंज कर ली है। तो क्या है ये आपकी? क्या है आपकी? मोशन में है। तो इस प्रकार मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है आप कैसे बताते हैं? क्राइटेरिया सुनिए। आप कहते हैं इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज इन मोशन। तो क्राइटेरिया समझ में आ गया? मोशन को कैसे पता करेंगे? तो उसका क्राइटेरिया क्या है पता करने का? क्राइटेरिया सुनिए, if position of an object changes with respect to time, समय के रिस्पेक्ट में, with respect to time, if position of an object changes with respect to time then it is said to be in motion, then it is said to be in motion। अब बच्चों प्रॉब्लम क्या है समझिए, आपने क्राइटेरिया बता दिया, अगर ऐसा होगा तो हम पता लगा लेंगे कि ये मोशन में है या नहीं। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट लेट अस सपोज ये मार्कर रख लेता हूं, सुबह से शाम तक ये यहीं पे है, यानी ये रुका हुआ है मार्कर, नॉट इन मोशन, रेस्ट में है। अगर यहाँ पे कोई टॉय ले लीजिए, कार ले लीजिए, वो मूव कर रही है, यानी दैट इज इन मोशन। सिंपल सी बात है। बात समझ में आ रही है? अब यहां तक तो ठीक है, ये जो क्राइटेरिया लिखा आपने बहुत अच्छी बात है, 90% केसेस में इट इज वैलिड, इवन 100% मुझे बोलना चाहिए, 100% केसेस में इट इज वैलिड। बट प्रॉब्लम क्या है, कुछ एविडेंस तो डायरेक्ट होते हैं जिनसे हम डायरेक्टली बताते हैं कि हाँ ऑब्जेक्ट ने पोजीशन चेंज की है, यानी क्या आपका ये मोशन में है। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, हम देख नहीं पाते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम देख नहीं पाते तो हम बता नहीं सकते हैं कि वो मोशन में है या नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या इनडायरेक्ट एविडेंस की हेल्प लेते हैं। बात समझ में आ रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? सुनिए एग्जांपल, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट आप डायरेक्ट पोजीशन चेंज हो रही है, आपने बोल दिया ये मोशन में है। अब सुनिए एक बात बताइए, हवा चल रही है, हवा चल रही है आपकी, क्या आपको हवा दिखाई दे रही है? क्या आपको हवा? मेरे को तो नहीं दिखाई दे रही हवा दिखाई दे रही? नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हवा मोशन में है, आपको पता है। कैसे पता लगाया? आपने कहा पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, आपने कहा मेरी कॉपी के पेज उड़ रहे हैं, आपने कहा ये धूल, हवा में धूल, अभी ज्यादा धूल थी, धूल उड़ी मेरे सामने से। तो इस प्रकार एक्स्ट्रा इनडायरेक्ट एविडेंस की हेल्प से आपने पता लगाया कि वो ऑब्जेक्ट, यानी एयर, यहाँ पे एयर को मैं एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं, यानी एयर को मोशन में है पता लगाने के लिए मुझे दूसरी चीजों की हेल्प लेनी पड़ी, लाइक पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, लाइक डस्ट मूव हो रही है, लाइक पेज उड़ रहे हैं आपके कॉपी के। तो इनडायरेक्ट एविडेंस से भी हम पता लगाते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं। क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई या नहीं?
तो यहां पे मैं आपको लिखवा देता हूं। तो यहां पे देखिए एविडेंस ऑफ मोशन हो रहा है, इसका एविडेंस दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होता है डायरेक्ट एविडेंस, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है देख के बता सकते हो, एग्जांपल पता है, डायरेक्ट एविडेंस, ओ माय गॉड। दूसरा इनडायरेक्ट एविडेंस। बात समझ में आ रही है? इनडायरेक्ट अभी बताया, एग्जांपल आपकी आंधी चल रही या मूवमेंट ऑफ एयर लिख देता हूं, एग्जांपल मूवमेंट या मोशन ऑफ एयर बोलो, मूवमेंट ऑफ एयर। यहां एग्जांपल कुछ भी ले लीजिए, कार ले लीजिए, बाइक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। क्या आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? अब सुनिए बच्चों, बच्चे ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि मोशन चैप्टर में आखिर हम पढ़ते क्या हैं। बच्चों होता क्या है, जब आप 4-5 चैप्टर पढ़ चुके होते हैं, आपकी आधी साइंस की बुक खत्म हो जाती है, फिर आपसे कोई पूछता है कि मोशन चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था, आपको सिर्फ मोशन वर्ड ही याद रहता है, याद ही नहीं रहता उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। बच्चों मोशन का मतलब तो समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट रुका नहीं है, यही तो मतलब है, ऑब्जेक्ट नॉट इन रेस्ट। तो मोशन में क्या क्या पढ़ते हैं मोशन चैप्टर में समझिए, यहां पे देखिए, चलिए इधर दिखाते हैं। मोशन चैप्टर में बच्चों आप पढ़ते हैं क्या, मोशन के बारे में। इसमें सबसे पहली चीज आप जो पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैं सिर्फ एक्स लिख रहा हूं, आप लिख लेना ब्रैकेट में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूसरा हम पढ़ते हैं वेलोसिटी, जिसको मैं एक्स डॉट लिख रहा हूं वेलोसिटी, या आप डायरेक्टली वी लिख लीजिए, चलिए कंफ्यूज हो जाएंगे, वी लिख लीजिए वेलोसिटी। तीसरा हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन। यहां पे अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट में साथ ही हम डिस्टेंस भी पढ़ेंगे, वेलोसिटी में हम साथ ही स्पीड भी पढ़ेंगे, एंड एक्सेलरेशन पढ़ने को तो और भी पढ़ सकते थे, लाइक जर्क, झटका, बाइक में झटका लगता है ना आपको, लेकिन सिलेबस का पार्ट आपका सिर्फ इतना है, इससे ज्यादा आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप इन चीजों से फेमिलियर होने जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब बच्चों मोशन में हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है यानी उसकी डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, डिस्टेंस चेंज हो रही होगी, उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा होगा, इसलिए हम एक्स पढ़ रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो उसकी कुछ वेलोसिटी जरूर होगी, उसकी कुछ स्पीड जरूर होगी, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। डेफिनेटली कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल कार, तो उसका अपना खुद का एक्सेलरेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपकी बाइक अगर मूव कर रही है तो हो सकता है कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, कुछ रिटार्डेशन से मूव कर रही है। इसलिए मोशन चैप्टर में हम मेनली क्या पढ़ते हैं, एक्स वी ए, यानी हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी बातें पढ़ते हैं। बात समझ आ रही है? यहां तक क्लियर है? पहले इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपके मोशन की स्टडी आपके क्या ब्रॉडली दो कैटेगरी में क्लासिफाई की गई है। द फर्स्ट वन इज योर लीनियर मोशन, द सेकंड वन इज योर नॉन लीनियर मोशन। नॉन लीनियर में बच्चों आपका बहुत कुछ आ जाता है, लगभग सारे मोशन आपके नॉन लीनियर की कैटेगरी में आ जाते हैं। एक स्पेशल मोशन दैट इज द स्ट्रेट लाइन मोशन, वो आपकी लीनियर की कैटेगरी में आता है। आइए समझते हैं एक एक करके। आपका मोशन इधर देखिए बोर्ड पे, आपका मोशन दो ब्रॉड कैटेगरी, वन इज योर लीनियर मोशन, अदर इज योर नॉन लीनियर मोशन। समझिए बच्चों, लीनियर मोशन का मतलब हो गया आपका स्ट्रेट लाइन मोशन। इसके अंदर क्या आ गया आपका एग्जांपल, स्ट्रेट लाइन मोशन, मीन जितने भी मोशन आपके स्ट्रेट लाइन में हो रहे होंगे, फॉर एग्जांपल यहां से कार आगे गई फिर ठीक पीछे मुड़ गई, स्ट्रेट लाइन मोशन।
कार आगे गई तब भी स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक आगे जाके इसी पाथ को रिट्रेस किया वापस आई, अगेन है तो स्ट्रेट लाइन ना, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो लीनियर मोशन के अंदर क्या आता है आपका, स्ट्रेट लाइन मोशन आता है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे नॉन लीनियर में क्या, जितने स्ट्रेट लाइन में नहीं होते वो सारे के सारे नॉन लीनियर कैटेगरी में आते हैं। अब नॉन लीनियर में बहुत सारे आते हैं, समझिए आपका फॉर एग्जांपल आपने एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया, आपने एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पेड़ है, पेड़ में आम लगा हुआ है, लेट अस सपोज आपने यहाँ से पत्थर मारा इस ऑब्जेक्ट, इस आम को तोड़ने के लिए, तो आपका और ये पत्थर ने कैसा पाथ ट्रेस किया, पैराबोलिक। कैसा ट्रेस किया पाथ, पैराबोलिक। तो पैराबोलिक मोशन हो सकता है, तो क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल क्या हो गया, पैराबोलिक मोशन। पैराबोलिक मोशन। आपका मोशन कैसा हो सकता है, सर्कुलर मोशन हो सकता है। सर्कुलर मोशन, एक पत्थर को एक धागे से बांधा गोल गोल घुमा रहे हैं, कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन। आपका कैसा, आपका हार्मोनिक मोशन पॉसिबल है, कैसा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और कैसे, दुनिया भर के मोशन जितने आप सोच सकते हैं, रैंडम मोशन। रैंडम मीन्स उल्टे सीधे मोशन, बात समझ में आ रही है। आपका मोबाइल वाइब्रेट करता है, ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है, शेक करता है, कैसा मोशन है, वाइब्रेशनल मोशन। कैसा है, वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, एसेट्रा एसेट्रा। तो ऐसे दुनिया भर के रैंडम मोशन जितने भी हो सब नॉन लीनियर की कैटेगरी में आते हैं, एंड लीनियर में स्ट्रेट लाइन मोशन आता है। तो बच्चों ये सब आपको पढ़ना नहीं है, आपको लिमिटेड चीज पढ़नी है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आप अपनी साइंस से रूबरू हो रहे हैं, उनसे फैमिलियर हो रहे हैं, तो अचानक आप पे इतना बर्डन नहीं डाला जाएगा। आपके जो सिलेबस का पार्ट है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन एंड सर्कुलर मोशन, तो ये दो हैं, हम इन दोनों को समझेंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन से। स्ट्रेट लाइन मोशन से स्टार्ट करते हैं, चलिए मैं हेडिंग डाल दूं, इधर समझते हैं। आइए देखिए, स्ट्रेट लाइन मोशन, फर्स्ट हेडिंग इज योर स्ट्रेट लाइन मोशन। बच्चों स्ट्रेट लाइन मोशन बोला जा रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन समझने से पहले मुझे आपको एक टर्म समझाना पड़ेगा, दैट इज नोन एज रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन। क्या मतलब है बच्चों इसका मतलब सिर्फ ये है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे पूछा आपका घर कहाँ पे है, तो आपका रिप्लाई आया मेरा हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के ठीक 2 घर नीचे मेरा घर है। तो आपने मुझे डायरेक्ट हल्द्वानी रेलवे स्टेशन क्या एक रेफरेंस बता दिया, एक रेफरेंस पॉइंट बता दिया, एक ओरिजिन बता दिया। अब मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे रेलवे स्टेशन से मैं आगे सोचूंगा, रेलवे स्टेशन से 2 घर नीचे मैं आपके घर में पहुंच जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो आपने एक रेफरेंस लिया, एक हेल्प ली किसी चीज की, तो इसी को बोलते हैं आप रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला गया, किसी और स्टूडेंट से पूछा गया आपका घर कहाँ पे है, उन्होंने बोला मेरा घर अस्पताल के ठीक बाजू में है। उन्होंने बोला मेरा पांडेनवाड़ अस्पताल के ठीक बाजू में मेरा घर है। तो पांडेनवाड़ हॉस्पिटल जैसे ही उन्होंने बोला मुझे समझ में आ गया वो वहां पे है, उसको रेफरेंस बना के उन्होंने कहा उसके बाजू में मेरा घर है। बात समझ में आ रही है? तो इतनी बात समझ में आ गई तो रेफरेंस में काफी चीजें आसान हो जाती हैं। वरना देखिए अगर मुझे रेफरेंस नहीं बताया होता तो वो कहते हैं पहले 3 किलोमीटर चलना, फिर लेफ्ट लेना 2 किलोमीटर, फिर राइट लेना, फिर उसके बाद 3 किलोमीटर आगे चलते जाना, पता नहीं कहाँ पहुंचूंगा। जबकि उन्हें सीधे बोला हॉस्पिटल के बगल में। अब मेरा सीधे, मुझे रास्ता इतना समझने की जरूरत नहीं है, सीधे हॉस्पिटल पहुंचा उसके रेफरेंस पे। तो बात समझ में आ गई। तो रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, तो ये बताना आपको बहुत जरूरी था। रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन, बात समझ में आ गई। अगर इतना क्लियर हो गया बच्चों तो हम समझते हैं अपने स्ट्रेट लाइन मोशन को। अब समझिए बच्चों, स्ट्रेट लाइन मोशन को अगर आप समझना चाहते हैं तो बच्चों आपको 2 फिजिकल क्वांटिटी समझनी पड़ेंगी, दैट इज द डिस्टेंस, अदर इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हम समझे हैं, व्हाट इज योर डिस्टेंस, व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट? आइए देखिए, फर्स्ट इज योर डिस्टेंस हम समझने जा रहे हैं।
डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस क्या है बच्चों आपकी, लेट अस सपोज मैं था पॉइंट ए में, मैं था आपका पॉइंट ए में, यहां से मैंने पार ट्रेवल किया चिक 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 चिक, उसके बाद मैं यहां कहीं आ गया, फाइनल डेस्टिनेशन मेरी बी पॉइंट थी। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार मैंने ए से पार ट्रेवल किया, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, मैं डेस्टिनेशन में पहुंच गया। तो मैंने टोटल कितनी दूरी चली, तो ये लंबाई को नापो, जिगजैग जिगजैग लंबाई को नापो, वो मेरी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस मेरे को क्या देता है, हो सकता है ये सारा नाप के मान लेते हैं 10 किलोमीटर आया, तो डिस्टेंस मेरी क्या है 10 किलोमीटर। क्या ये 10 किलोमीटर में इसने कहा कि 10 किलोमीटर इधर 10 किलोमीटर उधर या उधर, कहीं नहीं। यानी आपका डिस्टेंस केवल मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी 10 किलोमीटर बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता है। तो डिस्टेंस जो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये केवल आपको क्या बताता है, मैग्नीट्यूड एंड नॉट डायरेक्शन। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनिए डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे लिख लेता हूं, इट गिव्स ओनली मैग्नीट्यूड एंड नॉट डायरेक्शन, एंड नॉट डायरेक्शन। बात समझ में आई या नहीं? अब समझिए बच्चों, अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सुनिए, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस it is the shortest distance, it is the displacement क्या है, shortest path between initial and final position, between initial and final पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिख लीजिए इसे। आप समझिए बच्चों, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुई, अरे ये तो लंबी है, अगर मैं ये ड्रॉ करता हूं, ये भी लंबी है, उससे छोटी है लेकिन लंबी है। शॉर्टेस्ट सबसे छोटी, तो सबसे छोटी तो बच्चों मेरे को यही दिखाई दे रही है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने दिखाई, दैट इज योर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट आपको डायरेक्शन भी देता है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की दूरी देता है, मैग्नीट्यूड देता है, एज वेल एज डायरेक्शन, ए से बी, ये है डायरेक्शन। डिस्टेंस आपको डायरेक्शन नहीं देता था, डिस्प्लेसमेंट आपको मैग्नीट्यूड देता है, ये वाला मैग्नीट्यूड। अगर ये टोटल 10 किलोमीटर था, लेट अस सपोज ये स्ट्रेट लाइन वाला 5 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या देता है आपको, 5 किलोमीटर प्लस डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन है, अगर ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, तो ये लगभग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? सुनिए ध्यान से, तो इस प्रकार ये क्या है आपका, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी वेक्टर क्या होता है अभी समझते हैं। ये क्या है आपकी डिस्टेंस, डिस्टेंस। ये क्या है आपकी स्केलर, स्केलर और वेक्टर अभी समझते हैं, वैसे उम्मीद करता हूं आपको आना चाहिए, नहीं आता तो अभी समझ लेते हैं। बात समझ में आ गई? सुनिए, मैं बाइक से निकला, बाइक में 1 लीटर मैंने पेट्रोल भगाया, मैं निकला, ट्रेवल किया, मैं चला के फिर घर वापस आ गया। क्या हुआ, कुछ सिचुएशन ऐसी हुई, देखिए यहां से मैं निकला, बाइक चलाई, उल्टी सीधी घूम के आया, फिर मैं वापस आ गया। इनिशियल पोजीशन ए थी, फाइनल घूम के फाइनल भी तो यहीं पे आ गया, बी भी तो ए के ऊपर ही है। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार मेरा पास 1 लीटर पेट्रोल था, जब मैं घर पहुंचा मेरा पेट्रोल आधा लीटर हो गया। पेट्रोल खर्च हुआ है यानी मैंने दूरी तय की है, यानी डिस्टेंस मैंने डेफिनेटली तय की है, यानी डिस्टेंस मेरी 0 नहीं हो सकती है। बात समझ में आया? डिस्टेंस कैन नॉट बी 0। क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है? डिस्टेंस कैन ऑल्सो नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस आपकी 0 भी नहीं हो सकती है, डिस्टेंस आपकी नेगेटिव भी नहीं हो सकती है। यहां पे लिख देता हूं, नोट, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव और 0। ऐसा क्यों, समझिए, ऐसा इसलिए बच्चों, मैंने बाइक में पेट्रोल डलाया और मैं बाहर घूम के आया वापस, तो तेल खर्च हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ दूरी तो मैंने तय की है। तो दूरी
जीरो तो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो तय की है, पेट्रोल खर्च हुआ है तो। अब नेगेटिव, अरे मैं कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर की है, 10 करी होगी, 5 या 2 किलोमीटर, तो नेगेटिव डिस्टेंस कब से हो जाएगी, तो डिस्टेंस आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती है। लेकिन 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 आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो डिस्प्लेसमेंट कैसे, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शुरू ए से हुआ था बी, फाइनल पोजीशन ए और बी के बीच में दूरी कितनी है, जीरो, तो इस प्रकार डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है बच्चों। बात समझ में आई। रही बात डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव की, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट, आप यहां से चले 2 मीटर आगे को चले, उसके बाद 8 मीटर यहां को चले, 2 मीटर यहां चले, और इधर अरे पॉजिटिव एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5, नेगेटिव एक्स एक्सिस -1 -2 -8। बात समझ में आ रही है। 2 पहले पॉजिटिव चले, 3 -8 चले, तो इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल ये थी, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में गैप है 8 यूनिट का, तो डिस्प्लेसमेंट 8 आया, वो भी -8। नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि आप अपोजिट डायरेक्शन में चले हो, पॉजिटिव होता तो आप इस डायरेक्शन में, नेगेटिव है इस डायरेक्शन में, यानी डिस्प्लेसमेंट आपका क्या दोनों बताता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। नेगेटिव दिया है तो अपोजिट डायरेक्शन, पॉजिटिव दिया है तो क्या, पॉजिटिव डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है। तो ये लाइन जैसे ही मैंने लिखा, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो, यानी डिस्टेंस ये नहीं हो सकती, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव और जीरो हो सकता है। बात समझ में आ रही है। और इलेबोरेट करके समझना चाहते हैं, उससे पहले इतना नोट कीजिए। आइए बच्चों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन, तो ऑलरेडी बता चुका हूं। लेट अस सपोज ये मेरा रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन है, मान लेते हैं ये 10, तो ये क्या 20 यूनिट, 20 मीटर मान लीजिए, या 20 किलोमीटर, ये 30 तो ये क्या 40, ये 50 तो ये क्या 60, ये 70, चलिए ये 70 तो ये क्या 80। बात समझ में आ रही है। चलिए अब समझिए बच्चों, लेट अस सपोज मैं नामकरण कर रहा हूं, इसका नाम O है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, चलिए इसका नाम B है, और इसका नाम C है। ध्यान से सुनिएगा, 2 केस लेके चल रहे हैं। आप ओरिजिन से चले, आप रेफरेंस पॉइंट से चले और वापस आ गए फिर से ओरिजिन में। क्या हुआ, आप रेफरेंस पॉइंट से चले 80 मीटर या 80 किलोमीटर जो भी है, 80 मीटर चले, फिर वापस इसी पाथ को ट्रेस किया, वापस ओरिजिन में आ गए। सिचुएशन समझ में आई। तो इस सिचुएशन में डिस्टेंस कितनी हुई, डिस्टेंस हुई 80, आप आगे चले 80 मीटर वापस चले 80 160, तो डिस्टेंस देखिए, केस 2 बना रहा हूं, केस 1 क्या था, O to C, O से C में आए एंड देन फिर रिटर्न हुए C to वापस O में आए। बात समझ में आए। इस केस में डिस्टेंस कितनी निकली बच्चों आपकी, डिस्टेंस आपके निकली बच्चों कितना 80 + 80 160 मीटर। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन ये थी, आगे बढ़े वापस आ गए, इनिशियल और फाइनल के बीच में दूरी 0, तो इस प्रकार डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0 मीटर। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं दूसरा केस 2 की। वो क्या, केस 2 आप चले 0 से सुनिए, 0 से O to C चले, फिर C to, उसके बाद एंड देन C to कहां B आए। बात समझ में आई। O से C चले, फिर C से B, तो इनिशियल पोजीशन आपकी ये थी एंड C तक गए, C से वापस आए B, फाइनल ये हुआ। इस केस में दूरी कितनी चले, यहां से 80 ये किया, उसके बाद वापस आए यहां तक, तो ये कितना है 10 का गैप है ना, ये 10 80 90 100, यानी 100 मीटर। अरे यार ये 10 तभी 20 हुआ, 10 30 10 40 10 50 10 60 10 70 10 80, यानी ये जो गैप है 10 यूनिट का है। तो ये 2 यूनिट पीछे आया, तो 10 20 यूनिट पीछे भी तो आया। 80 पहले C में पहुंचा, फिर B में पहुंचने के लिए 20 यूनिट पीछे आना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कितनी हुई बच्चों इस केस में डिस्टेंस हुई
आपकी 80 प्लस 20 यानी 100 मीटर। नेक्स्ट इज योर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बच्चों इनिशियल और फाइनल पोजीशन कितने का गैप है? 60 मीटर का। डायरेक्शन अभी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, बात समझ में आ रही है। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन भी दिखाता है तो लिख सकते हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दो इंफॉर्मेशन रहती है डिस्प्लेसमेंट में, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया। तो यहां तो जीरो है तो डायरेक्शन बताने की जरूरत ही नहीं है। केस थ्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझिए। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, यहां से ये समझ में आया। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, अभी देखेंगे फिर भी पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है। डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव बट डिस्प्लेसमेंट कैन। अब यहां से हम चले डी पॉइंट, ये है डी पॉइंट है ये आपका -20। अरे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो +20 +40, तो इधर क्या होगा -20। नेगेटिव चल रहे हैं ना, -20 -40 लाइक दैट। अब समझिए आप यहां से केस क्या है, आप यहां से A to C, O से चले O to C एंड देन C to दिल्ली, D तक गए। क्या हुआ इस केस में? O से चले C तक, फिर C से वापस आए, सीधे D पे रुके। तो इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल बनी ये। तो फाइनल पोजीशन क्या बनी? ये बनी फाइनल पोजीशन। तो बच्चों डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो आपने 80 यूनिट आगे बढ़े, 80 पीछे, 80 कितना हो गया 160 प्लस 20 और बढ़े। पेट्रोल, अरे इधर जाने में पेट्रोल खर्च होगा ना, तो -20 थोड़ा करोगे, 20 किलोमीटर इधर भी चले हो ना, या 20 मीटर पेट्रोल खर्च हुआ, यानी वो भी पॉजिटिव। तो 80 प्लस 20, समझ में आया। तो डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों आपकी? डिस्टेंस हो गई आपकी 80 प्लस 80 प्लस 20, 160 180 मीटर। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हुआ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में? इनिशियल ये था, फाइनल ये, तो 20 का गैप है, वो भी -20। तो क्या है डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? या तो -20 लिख लीजिए मीटर, तो ये दोनों बता रहा है, 20 मैग्नीट्यूड, माइनस दिखा रहा है अपोजिट डायरेक्शन, यानी -x एक्सेस वाला डायरेक्शन। या लिख लीजिए 20 मीटर मैग्नीट्यूड हो गया आपका, ऐसे लिखिए ब्रैकेट में मैग्नीट्यूड, एंड नेगेटिव क्या दे रहा है आपका? -x एक्सेस दे रहा है, यानी डायरेक्शन दे रहा है। नेगेटिव क्या दे रहा है? -x एक्सेस डायरेक्शन, DIRN मीन्स डायरेक्शन। तो बच्चों शायद आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ होगा? हाँ चलिए, तो बच्चों अब एक बात सुनिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं ये पहला केस देखिए, O से C से O तक वापिस, यानी O से C चले, C से O तक चले, यानी अगर मैं आपको डिस्टेंस दूं 160 और डिस्प्लेसमेंट दूं 0 मीटर और कहूं स्ट्रेट लाइन मोशन करवाना है, तो सिर्फ इतनी डेटा को देख के क्या आप ये फिगर बना सकते हैं? यस बिल्कुल। कैसे? डिस्टेंस आप कहेंगे 160 मीटर हुई है, डिस्प्लेसमेंट 0 आया है, यानी जहां से चला वापस वहीं पे आ गया, तभी डिस्प्लेसमेंट 0 आया होगा। यानी उसने रिपीट किया होगा पाथ। जब पाथ रिपीट किया है तो यानी 80 आगे गया होगा, 80 पीछे। तो आप फिगर कुछ ऐसा बनाएंगे, यहां से 80 आप आगे गए होंगे 80 मीटर, फिर 80 पीछे आए होंगे, वापस 80 आगे होंगे। इस प्रकार आपने बना दिया अपना ओस फिगर। देखिए वही बना OC 0 से 80। तो आपने क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इस डेटा के हेल्प से ओरिजिनल फिगर बना दिया, या ओरिजिनल सिचुएशन से आप ये निकाल सकते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए कंक्लूजन ये, अगर आप स्ट्रेट लाइन मोशन को फुल्ली डिस्क्राइब करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न टू इंपॉर्टेंट फिजिकल पैरामीटर, दैट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये दोनों पैरामीटर इस मोशन को फुल्ली डिस्क्राइब करने में हेल्प करते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हम क्यों पढ़ रहे हैं इनको? क्योंकि इनकी हेल्प से हम फुल्ली मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये डेटा दे दी जाए आपको, ये वाली डेटा दे दी जाए, आप फिर फिगर बना लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों पैरामीटर फुल्ली मोशन को डिस्क्राइब करने में हेल्प करते हैं, इसलिए हमने ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी। बात समझ में आई या नहीं आई?
बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे टर्म रह गए हैं स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर, इसको अभी बताएं या नेक्स्ट क्लास में बताएं? अभी सुन लीजिए, नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बता देंगे। स्केलर वो क्वांटिटी होती है जो केवल मैग्नीट्यूड देती हैं, लाइक डिस्टेंस। वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जो मैग्नीट्यूड भी देती है प्लस डायरेक्शन भी देती है, लाइक आपका डिस्प्लेसमेंट, लाइक वेलोसिटी, लाइक आपका फोर्स। मैंने बोर्ड में फोर्स लगाया अंदर को, बात समझ में आ रही है? 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो 10 न्यूटन है मैग्नीट्यूड, किधर लगाया? अंदर को लगाया। ये अंदर वाला क्या है? डायरेक्शन। तो क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास दोनों है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो आई होप आपको स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस समझ में आया होगा। इससे ज्यादा डिटेल में नोट्स आपकी नेक्स्ट क्लास में, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं तक, यहीं पे क्लास को विराम देते हैं। कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।